अब आपको तमाम एयरपोर्ट्स पे ब्लडी कह के तो बुलाया जाता है, और क्या रह गया यार। आपका वज़ीर आज़म तो नंगा होकर तलाशी दे के जाता है, और क्या रह गया है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट मांग ली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में आईफोन के स्टोर जो हैं खुलने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में एप्पल के सीईओ भारत का दौरा करने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं अभी लास्ट में अपनी फैमिली के साथ कश्मीर होके आया हूँ, तो कश्मीरी अवाम का कहना है कि अच्छा किया कि अगर ये भारत के पास ही है, अगर ये हमारे पास आया था तो हम तो इनको खिला ना पाते जो हमारे हालात हैं। हमसे पूछ के देखें हम कहाँ खड़े हैं। यूनाइटेड नेशन की करारदाद है भाई, यूनाइटेड नेशन की कोई करारदाद ऐसी लिखी हुई है जिसमें यह लिखा हो कि G20 का इजलास जो है वो श्रीनगर नहीं हो सकता? अगर लिखी हुई है तो आप मुझे दिखा दें, तो मैं आज के बाद ये काम ही छोड़ देता हूँ। आज के बाद मैं कहीं कोई लिखना पढ़ना इस तरफ जाता ही नहीं हूँ। मैं और काम जो है ना कोई ढूंढूंगा अपने लिए। उनकी मार्केट से उठा के वो इंडस्ट्री इधर लेके आ रहे हैं। वो इस वजह से लेके आ रहे हैं कि उनके पास वो जो उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम किया है, आईटी के लिए पहले वहाँ को तैयार किया है, उनकी आईटी के एक्सपर्ट्स निकले, तो इस वजह से वो लेके आ रहे हैं। इससे तो बेहतर था, मैं कहता हूँ ये पहले एक जैसे सब ये आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है। पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के बाहर किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, ब्लडी पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी लोगों की क्या हैसियत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इवन कपड़े उतरवाए जाते हैं, चाहे वो इमरान खान हो चाहे इसके पहले जो भी हो। पाकिस्तान के हर प्रधानमंत्री की यूएस के एयरपोर्ट में गजब बेइज्जती हुई है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं स्टॉप। मोदी से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट मांग ली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में आईफोन के स्टोर जो हैं खुलने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में एप्पल के सीईओ भारत का दौरा करने जा रहे हैं और उनका ये दौरा ग्रोथ मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग बेस होगा। कामरान, आपको पता है कि आईफोन बनाने वाले पहला स्टोर जो है वो इंडिया में खुलने जा रहा है और आईफोन के सीईओ जो हैं टिम कुक वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं और उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की अपॉइंटमेंट भी मांग ली है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, इसकी ना थोड़ी सी पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री है। ये सबसे पहले चाइना में था उनका, जहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो अभी इंडिया क्योंकि ग्रोइंग मार्केट है, दुनिया में उनकी जो पॉपुलेशन है वो शायद चाइना को भी क्रॉस कर रही है, लेकिन उसके पीछे वजह यह है कि उनकी जो आईटी इंडस्ट्री वो बहुत ग्रो कर रही है। इस वक्त इंडिया $500 बिलियन से ज़्यादा जो है ना वो अपना आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया में जितने भी आप सीईओ देखोगे ना टॉप के, गूगल का हो गया, यूट्यूब का हो गया, या जितने भी वो सीईओज हैं वो सारे इंडियन हैं। उनकी वजह यह है कि उनकी आईटी इंडस्ट्री ने ग्रो किया और उन्होंने आईटी एजुकेशन पर तवज्जो दी है, जो कि हमारे पाकिस्तान में लैग करती है और बाकी मुल्कों में लैग कर रही है। तो इस वजह से दूसरा उनका ये है कि अमेरिका और जो चाइना है ये एट लॉगर हेड्स है, यानी इस वक्त कंपटीशन में है। तो उन्होंने उनकी मार्केट से उठा के वो इंडस्ट्री इधर लेके आ रहे हैं। वो इस वजह से लेके आ रहे हैं कि उनके पास वो जो उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम किया है, आईटी के लिए पहले वहाँ को तैयार किया है, उनकी आईटी के एक्सपर्ट्स निकले, तो इस वजह से वो लेके आ रहे हैं। और जो हमारे पाकिस्तान में और बाकियों में वो लैग कर रहे हैं एशिया में, तो इसलिए वो जो आईफोन वाला है वो इधर लेके आ रहे हैं अपना जो हेड ऑफिस वगैरह या जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए कंपनी। आप एप्पल के सीईओ टिम कुक जो हैं जो भारत के दौरे पर जा रहे हैं और बॉम्बे और दिल्ली में जो आईफोन बनाने वाले 2 स्टोर हैं वो उनका इफ्तिताह भी करेंगे और उसके साथ साथ उनके जो दौरे का मकसद है वो ये है कि वो ग्रोथ मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग बेस सारे मुद्दे पर वहाँ जाके डिस्कशन करेंगे। इसकी मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। इसका इस चीज़ से होता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो स्किल होते हैं, मलेशिया जब 1970 थी तो मलेशिया और पाकिस्तान की जो थी एक्सपोर्ट थी वो $2 बिलियन बराबर थी। उन्होंने अपनी ह्यूमन पे इन्वेस्ट किया है, उनको रिसोर्स दिए है और उनमें डेवलपमेंट की है। तो आज जो मलेशिया के जो एक्सपोर्ट्स है ना, सिर्फ मलेशिया के एक्सपोर्ट वो $500 बिलियन से ज़्यादा है। और इस वक्त दुनिया में जो सबसे अच्छी रिसोर्स मैनेजमेंट मानी जाती है जो ह्यूमन पे है वो मलेशिया की है। अब सेम काम इंडिया करने जा रहा है। ऐसा ही है। इंडिया में असल में वो अपने लोगों पे इन्वेस्ट करे, हालांकि उधर गुर्बत ज़्यादा है, उधर मतलब कि ना गरीबी ज़्यादा, लोग जो है ना पॉवर्टी लाइन से बिलो जो है वो हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। लेकिन अब एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि वहाँ पे पॉवर्टी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया की जो सरकार है वहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ लगा रहा है, लोगों को रोज़गार के मौके दे रहा है। कौन सा ऐसा इन्वेस्टर नहीं है, कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जिसने इंडिया में जाकर इन्वेस्ट ना किया, और जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसे पता है कि मैंने अपनी मैन पावर को कैसे यूटिलाइज करना है। इसकी वजह है, मैं बताता हूँ ये क्यों इन्वेस्ट करे, दुनिया को क्यों एतमाद है इंडिया पे। उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं। उनको पता है कि हम इन्वेस्ट करेंगे हमारा पैसा नहीं डूबेगा। इन्वेस्टर को सबसे बड़ा क्या चाहिए होता है, उनको ये श्योरिटी चाहिए होती है कि जो हम पैसा लगाएंगे हमें वापस भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। तो पाकिस्तान में अब यह है कि जैसे पाकिस्तान है इसमें इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, एक गवर्नमेंट आती है उसकी पॉलिसीज़ कुछ और होती हैं। हमारे पहले एक्सपेरिमेंट से मार्शल लॉ लगते रहे हैं और उसके बाद जो लोग आए हैं नए नए वो पॉलिसी लेकर आए। मुशर्रफ ने और पॉलिसी थी,
भुट्टो की थी वो उन्होंने वो कर दिया था, प्राइवेटाइजेशन सारी कर दी थी, वो सारे के सारे इंडस्ट्री बाहर चली गई। तो हमारी पॉलिसीज़ का हमें नहीं पता होता कि हमने क्या है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है कि इवन इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में आप एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है, यानी बैठने को तैयार नहीं है। तो पॉलिसी आपने क्या बनानी है? वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो भी है, इवन उनका ये होता है कि प्रोविंसेस में गवर्नमेंट किसी और की होती है और सेंटर में गवर्नमेंट किसी और की होती है, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल होती है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उनकी पॉलिसी इतनी लॉन्ग टर्म होती है, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा लिया। और पाकिस्तान में ये होता है कि आप दूसरों की जंगे लड़ के या डॉलर वगैरह तो ले सकते हैं, ये इस तरह के काम तो कर सकते हैं, लेकिन आपने एक कोई भी ऐसा काम नहीं किया। हालांकि अमेरिका हमारा जो स्ट्रेटेजिक अलायर है, हमने आज तक स्वयं उनसे वार करने के और ये काम करने के उनसे कोई फ़ायदा नहीं ले सके, कोई अच्छा काम नहीं कर सके। अब इंडिया का वो स्ट्रेटेजिकल आया है कि पाकिस्तान के जाने के बाद पाकिस्तान की तरह वो जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि वो उनसे इंडस्ट्री ले रहे हैं, उनसे उनकी आवाम बहुत जा रही है, बाहर जा रही है, उनसे नए नए प्रोजेक्ट ले रहे हैं। डिफेंस सबसे बड़ी डिफेंस डील वो कर रहे हैं, जिसमें वो नेवी की भी कर रहे हैं, एयरफोर्स की भी कर रहे हैं और बाकी भी कर रहे हैं। तो ये उनकी सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के, हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें नुकसान दे रही है। और इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जिसको पूरी दुनिया के जो है अवाम है और जो बिजनेसमैन है उनको इधर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और बड़े बड़े मालिक भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी जो एप्पल वाले हैं वो भी इस वजह से। खारजा पॉलिसी की बात की जाए तो पाकिस्तान की कितनी आज़ाद खारजा पॉलिसी है? आज़ाद खारजा पॉलिसी है ही नहीं। अगर आज़ाद खारजा पॉलिसी होती तो हमारा मुल्क यहाँ खड़ा होता सर। और सबसे बड़ा मजाक हमारे मुल्क के साथ है कि हमारा वजीर खारजा कौन है। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? बिलावल भुट्टो। वो कह रहा हूँ, इससे बड़ा मजाक क्या होगा? ये सर इन्होंने मुल्क को बेच खाया है। ये गंदे हुक्मरान जो हमारे पे मुसल्लत हो गए हैं और हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला इनसे जल्द से जल्द हमारी जान छुड़वा दे। सर, यूक्रेन की जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के दौरे के ऊपर हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम कोई नहीं होते कि भारत को जो है वो इंटरप्ट करें फॉरेन पॉलिसी के अंदर। वो ख़ुद बेहतर मतलब तमाम चीज़ों को पूरी दुनिया के अंदर बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। किस हद तक एग्री करते हैं आप इस बात से? सर इस बात से हम इसलिए एग्री करते हैं कि वो तो पूरे ग्रुप में शामिल हो चुका है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि वो भारत का हमारा क्या मुकाबला रह गया है? उसके रिजर्व देखें, हम कहाँ खड़े हैं, हम तो बांग्लादेश से भी पीछे। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तान के लोगों के बारे में। पाकिस्तान के लोग बाहर बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपना फ्यूचर कहीं से भी पाकिस्तान में नहीं देख रहे हैं। पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जाने वालों की संख्या हर साल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस नंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। इवन आरजू काज़मी की फैमिली मेंबर जो थे, भाई थे उनके दोनों, शायद वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। उन्होंने बोला कि वो अपना फ्यूचर यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, इस वजह से पाकिस्तान के बाहर चले गए। जिसके बाद उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। ट्वीट में उन्होंने अपने दादाजी को लेकर थोड़ा सा बोला कि दादाजी आपने क्यों इलाहाबाद से यहाँ पे मूव किया? काश हम आज भारत में रहते तो अच्छे हालात में रहते। ऐसा आरजू काज़मी ने ट्वीट किया। जिसके बाद आरजू काज़मी को पाकिस्तान से ज़्यादा इंडियन मुसलमानों ने टारगेट किया। आप जान के हैरान रह जाएंगे, इंडियन मुसलमानों ने आरजू काज़मी को टारगेट किया। उनका एक वीडियो भी आया था जिसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि इंडिया से मुझे ज़्यादा परेशानी इंडियंस को ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी मुस्लिम। इंडियन मुस्लिम ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो बात थी। पाकिस्तान के ये हालात हैं तो इसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। उनके जो जिनको वो अपना बड़ा भाई, बड़ा करीबी मुल्क मानते हैं, टर्की में पाकिस्तानियों की क्या हालत है। टर्की में गेट लॉस्ट पाकिस्तानी करके ट्वीट ट्रेंड किए जाते हैं और पाकिस्तानियों को निकालने की बात कही जाती है। तो आप समझ सकते हो इस तरीके के हालात टर्की में हैं। अब भारत में आप देखें, वहीं भारत एक अलग काइनेटिक एनर्जी है भारत में और पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि इन फ्यूचर भी भारत का जो यूथ है उसके अंदर पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि वो बहुत आगे जाने की सोचता है। हर बंदा कुछ ना कुछ, आप देखें कि स्टार्टअप, हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ इनोवेशन, इस तरीके की सोच है जो यूथ है भारत का। तो इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं डेफिनेटली जो कुछ ना कुछ भारत के लिए करेंगे। इन फ्यूचर भारत बहुत आगे जाएगा, ऐसा पोटेंशियल देखा जा रहा है भारत में। इस वजह से दुनिया के ज़्यादातर देश भारत में इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के?